Hello aspirants, how are you all? Welcome on our channel मेंस वाला. So here this is सुचिता. तो देखिए आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए. आज से हमारे सिलेबस की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है. अगर आप इस सीरीज़ को डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो विद इन 20 डेज़ आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का. ठीक है, फिर उसके बाद हम MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे एग्ज़ाम के काफ़ी पहले ही आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए. तो देखिए जैसा कि कल हमने देखा था किस तरह से हम सिलेबस डिकोडिंग करेंगे, कैसे हम अक्टूबर के लास्ट वीक तक अपने पूरे सिलेबस को वन बाय वन कवर करेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दैट इज़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जनरली हम वे लॉ पढ़ते हैं, वे रूल्स पढ़ते हैं, वे कानून अधिनियम पढ़ते हैं जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे. ब्रिटिशर्स ने इन लॉ कानून को हमारे इंडिया पर रूल करने के लिए भी लाया, कुछ सुधार करने के लिए भी लाए थे जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे. देखिए बेसिकली ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, ब्रिटिशर्स द्वारा जो लाए गए पूरे अधिनियम है, इनको दो फेज़ में बांटा जाता है. पहला द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक एंड द सेकेंड वन इज़ क्राउन रूल 1858 से 1947 तक, मतलब भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक. ठीक है, तो देखिए कंपनी रूल और क्राउन रूल को समझने से पहले आप ये देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, उसका उद्देश्य क्या था, कैसे उनकी मेंटेलिटी चेंज हुई, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत पर राज्य किया. आइए तो हम उन सब पर डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही पावर स्ट्रगल हुआ इस फेज़ के दौरान. 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई. ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसका मात्र एक ही मोटो था, भारत में व्यापार करना. मतलब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरली मतलब आप समझ सकते हैं ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, मतलब व्यापारियों का समूह जिनका उस टाइम पर सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वह था कि भारत में व्यापार करना. परंतु जैसे जैसे वे हमारे भारत में रहे, हमारे भारत की समृद्धता देखी, उन्होंने अपने अवसर खोजे और उसके साथ ही उनकी मेंटेलिटी भी चेंज हो गई. तो उन्होंने व्यापार के मार्ग को छोड़ के प्रशासन का मार्ग अपनाया, उन्होंने भारत में राज्य करने का सोचा और धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों का एक बहुत ही अच्छे लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन किया. मतलब उन्होंने भारत की बहुत ही स्थिति ख़राब कर दी. जितना हो सकता था भारतीयों को हार्ड वर्क करवाया, मगर उनके अकॉर्डिंग, उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें पे नहीं करते थे. बहुत कुछ इन्होंने हमारा हनन किया जो कि हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे जब भारत में आई तो उस टाइम पर इंडिया में मुग़ल सल्तनत चल रही थी. मतलब मुग़ल सल्तनत में औरंगज़ेब रूल कर रहे थे. औरंगज़ेब ने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देने से मना कर दिया कि आप हमारे साम्राज्य में व्यापार नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ उनके भी फ़ायदे थे, कुछ औरंगज़ेब को भी इनसे प्रॉफिट थे. तो औरंगज़ेब ने 1617 AD के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मतलब रॉयल फेवर दिया, मतलब शाही मदद दी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई. ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने का मार्ग स्टार्टिंग से ही वो देखते रहे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही परमिशन मिली औरंगज़ेब से, उसके कुछ ईयर्स बाद ही उन्होंने औरंगज़ेब पर अटैक कर दिया. मतलब जिससे परमिशन ली उसी पर अटैक कर दिया. उन्हें ये लगा कि अब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हम क्यों औरंगज़ेब के नीचे रहे, हम क्यों उनके अधीन रहे, उनको टैक्स कलेक्ट करके दें, उनसे हर चीज़ के लिए परमिशन लें. तो उन्होंने औरंगज़ेब पर अटैक कर दिया. मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब औरंगज़ेब पर अटैक किया तो उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली, मतलब औरंगज़ेब की इसमें जीत हुई. और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि अब तो हम हार गए हैं, तो उन्होंने औरंगज़ेब के सामने कहा कि ये मेरी गलती है. मतलब उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, भूलवश हो गया ये वो. तो देखिए औरंगज़ेब ने इनसे कुछ पेनाल्टी ली और फिर इनको माफ़ करके वापस इनको अपनी परमिशन दे दी, मतलब वापस इनको उन्होंने व्यापार करने की परमिशन दे दी. ओके, सो देखिए जब इन्होंने वापस परमिशन दे दी तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो सक्सेसर्स आए मुग़ल एम्पायर के, मतलब जो औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. मतलब वीक सक्सेसर्स के कारण मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होते चला गया. ये आप बहुत डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर बस एक ओवरव्यू लेके चलिए कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह हमारे भारत में आगे बढ़ा. ठीक है, तो देखिए औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जब उनके सक्सेसर्स भी वीक थे
तो फिर हमारे इंडियन हिस्ट्री में 3 ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो आपको नहीं भूलने हैं। मतलब पॉलिटी में अगर आप देखें तो आपको यही 3 इवेंट्स याद रखने हैं। तो देखिए, आपका पहला इवेंट है 1757 का बैटल ऑफ प्लाजी। बैटल ऑफ प्लाजी में नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। तो देखिए, जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं उसमें अगर हमारी हार होती है तो हमारी कुछ वीकनेस का पता हमारे ओपोनेंट को लग जाता है। मतलब जो जीतता है उसको हमारी वीकनेस का पता चल ही जाता है। तो देखिए, जब इसमें ब्रिटिशर्स जीते तो ब्रिटिशर्स को इंडिया की कुछ वीकनेस पता चली। मतलब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में बहुत ही पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, मतलब राजनीतिक अव्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी शासक यूनाइटेड नहीं है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो वर्क कर सकती है। और देखिए, ब्रिटिशर्स ने ये भी देखा कि जो यहाँ की आर्मी है वो अनट्रेंड है, मतलब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनकी सेना में कौशल नहीं है। ठीक है। फिर अपना सेकेंड पॉइंट है 1761 का पानीपत का युद्ध। पानीपत के थर्ड वॉर जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। देखिए, बेसिकली अहमद शाह अब्दाली एक पर्शियन रूलर का सक्सेसर था। उस पर्शियन रूलर ने भी पहले दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। उसने काफ़ी प्रीशियस जैसे डायमंड्स वगैरह ले गए थे अपने साथ, तो उसके सक्सेसर ने भी आक्रमण किया जिसमें उसकी जीत होती है। मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ठीक है। आपको अभी पॉलिटी में इतना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप मॉडर्न हिस्ट्री की मेंस की क्लासेस में पढ़ लेंगे तो आपको अभी इस टॉपिक को लेके परेशान नहीं होना है। ठीक है। आप देखिए, फिर आगे अपना लास्ट इवेंट होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर में 3 बड़ी शक्तियाँ ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी हो चुकी थी कि इन्होंने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मतलब बैटल ऑफ बक्सर में भी ब्रिटिशर्स की जीत हुई और इन सब की हार हुई। ठीक है। तो देखिए, फिर आप इससे समझ सकते हैं कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गए, कैसे उनकी आर्मी बड़ी पावरफुल हो गई और कैसे वो हर बैटल में जीत जा रहे हैं। ठीक है। तो आप इससे अपने माइंड में एक आइडिया लगा सकते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन जब हुआ तो कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई। ये कैसे उन्होंने व्यापार के साथ साथ प्रशासन का भी मार्ग खोजा। ठीक है। तो फिर आइए हम वापस चलते हैं। तो देखिए, ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसे संवैधानिक विकास में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कंपनी का शासन, दूसरा पार्ट क्राउन का शासन। कंपनी का शासन जो है उसमें जो एक्ट्स आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में थी तब लाए गए थे, मगर जब क्राउन का शासन रूल लाया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मतलब क्राउन का जो फेज़ है वो ख़त्म हो गया था। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कंपनी रूल में क्या एक्ट्स आए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे एग्ज़ाम के लिए हमको क्या पढ़ना है। ठीक है। तो कंपनी रूल में सबसे पहले एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, आप इसका अर्थ, इसका मीनिंग आप इसके नाम से समझ सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब ब्रिटिशर्स ने जब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेट करने की कोशिश की, उसके कार्यों को जानने की कोशिश की। 1773 के पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने ढंग से शासन करती रही, मतलब व्यापार करती रही, उसे किसी को भी रिपोर्ट नहीं करना पड़ता था। मगर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जिसके द्वारा कंपनी को ये मतलब हो गया, ब्रिटिश ने ये कह दिया कि अब आप कुछ भी करेंगे पहले हमको जानकारी मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट में अमेंडमेंट के लिए लाया गया था। मतलब देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अमेंडमेंट नहीं हो सका या फेल हो गया। इसका सिर्फ एक प्रोविज़न है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट मात्र एक ऐसा एक्ट है जो कि एक पीएम के द्वारा लाया गया। मतलब पीएम, जो ब्रिटिश के पीएम हैं, उन्होंने इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। फिर आपका लास्ट में आता है चार्टर एक्ट 1813, 1833 एंड 1853। चार्टर एक्ट बेसिकली 1793 में भी आया था
परंतु उसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न नहीं किए गए। तो हम यहाँ 3 ईयर्स के अपने एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा कंपनी रूल 1853 के एक्ट के साथ ख़त्म हो जाता है। 1858 से हमारा क्राउन रूल स्टार्ट होता है। क्राउन रूल में देखिए बेसिकली हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, मतलब भारत शासन अधिनियम 1858, मतलब जहाँ से क्राउन रूल की स्टार्ट हुई वो हम अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। 1909 का अधिनियम भी आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से। बाकी सारे एक्ट्स के हम ओवरव्यू लेके चलेंगे, एक एक दो दो प्रोविज़न आपको हर एक्ट के याद करने हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। इस एक्ट को हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। इस एक्ट के सारे प्रोविज़न्स पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ टॉपिक है, तो हमको इसको किसी भी व्यू पॉइंट से नहीं छोड़ना है, हमको इसको 360 डिग्री डायमेंशन से कवर करना है, ठीक है। हमको इस टॉपिक को पूरे अप्रोच के साथ कवर करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आए हमसे बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, हम इस पर कल डिस्कस करेंगे, ओके। सो देखिए हम वन बाय वन कंपनी रूल के सारे एक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कैसे आया, कब आया, क्या प्रोविज़न्स लेके आए, क्या चेंजेस हुए, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपनी रूल जब स्टार्ट हुआ 1773 में, तो पहला एक्ट जो आया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही कंपनी का जो रूल है, शासन है, वो प्रारंभ हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भारत के संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर माना जाता है, मतलब इसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पहला माइलस्टोन माना जाता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मगर जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसके अंडर में मुंबई एवं मद्रास के जो गवर्नर हैं वो काम करने लगे, मतलब वो जो मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के सब ऑर्डिनेट हो गए। वो कुछ भी करते थे तो उनको बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो देखिए पहला बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे और इसकी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस इलिजाह एम्पे थे और इसमें 3 अदर जजेस थे। यह सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया और इसका सिर्फ जो क्षेत्राधिकार है वो कलकत्ता ही था, उसके अलावा यह पूरे इंडिया में अपने जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं कर सकता, मतलब इसके अलावा यह पूरे इंडिया में अपने ऑर्डर्स को, इसका जो क्षेत्र अधिकार था वो सिर्फ कलकत्ता ही था, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट और आता है जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से जानते हैं। यह बेसिकली एक अमेंडमेंट एक्ट था, जैसा मैंने बताया, जो फेल हो गया था, तो हमें उसे नहीं पढ़ना है, उससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे। तो हम डायरेक्टली आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश पीएम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उस टाइम पर 1784 में ब्रिटिश के पीएम थे पिट्स द यंगर, तो उन्हीं के नाम पर ये एक्ट बना, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में डायरार्की रूल इस्टेब्लिश किया गया। देखिए डायरार्की रूल होता है किसी के कार्यों का बंटवारा करना, मतलब देखिए जैसे अगर आप ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं, आप कोई भी ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो आप काम का बंटवारा कर लेते हैं कि इतना काम तुम देख लो, इतना काम मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से इस एक्ट के द्वारा कंपनी में भी डायरार्की रूल इस्टेब्लिश किया गया, मतलब 2 बोर्ड बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली व्यापारिक मामले देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्रशासनिक मामले देखते थे। ये दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
मतलब न बोर्ड ऑफ कंट्रोलर डायरेक्टर के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है और न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोलर के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। मीन्स इन्हें इंटरफेयर नहीं करना है, डायरेक्ट व्यापार ही करेंगे, कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे, मतलब वो प्रशासन ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्ट के द्वारा कोलकाता को कंपनी की राजधानी बनाई गई। फिर इसमें जीजी को फिर इस एक्ट के द्वारा जीजी को ब्रिटिश मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाया गया, मतलब जो गवर्नर जनरल है उसे ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। भारत के कार्यों, मतलब जो भारत में कंपनी के कार्य हैं, प्रशासन है, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण स्थापित किया गया। तो देखिए, जैसा कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा कि ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी ने नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और उसके बाद जो एक्ट आया मतलब पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें कंपनी ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये कहा कि अब आप कुछ भी करेंगे पहले हमको रिपोर्ट करेंगे, मतलब आप कुछ भी करेंगे पहले हमको जानकारी देंगे। उधर इंडिया में आप अपने मनमाने ढंग से प्रशासन या कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब पहली बार कहा गया, तो इसका आंसर पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये दो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद चार्टर भी एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1793। वो आपके एग्ज़ाम की व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए, फिर हमारा आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है, मतलब देखिए 1813 के पहले अगर भारत में कोई व्यापार कर सकता है तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई वर्षों तक एकाधिकार किया, मतलब मोनोपोली उनकी ख़त्म कर दी गई। 1813 के एक्ट में उनका जो ट्रेड मोनोपोली था उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी चीनी एवं चाय का जो व्यापार है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, लेकिन जो बाकी और व्यापार है, जो बाकी और ट्रेड है, वो विथ परमिशन कोई भी कर सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा इंडिया में ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे दी गई। देखिए, बेसिकली मिशनरी उनको कहते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, मतलब किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने वाले लोग, प्रमोट करने वाली कम्युनिटी ही मिशनरीज़ कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, इनको इस एक्ट में ईसाई मिशनरीज़ को भी भारत में आने की अनुमति दे दी गई, और इस एक्ट के द्वारा शिक्षा में 1 लाख का अनुदान किया गया। मतलब इस एक्ट के द्वारा भारत में धार्मिक, शैक्षिक, इन सब मान्यता को बढ़ावा दिया गया। धार्मिक तो आप देख सकते हैं कि मिशनरीज़ के आगमन से हुआ। आप शैक्षिक भी देख सकते हैं कि 1 लाख का अनुदान दे दिया। अब भाई 1813 के टाइम पे 1 लाख बहुत थे यार, इससे तो काफ़ी इम्प्लीमेंट हो जाता, ठीक है। फिर देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप एक बात समझिए कि एक्ट आया 1793 में, फिर आया 1813 में, फिर आया 1833 में, और देन आया 1853 में, जो कि लास्ट कंपनी की तरफ से एक्ट था, ठीक है। इन सभी एक्ट्स में 20 ईयर्स का डिफरेंस है, मतलब हर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। मतलब देखिए, जितने भी एक्ट्स आते थे, जैसे 1793 का एक्ट में 1813 तक के लिए इसके अधिकार पत्र, 1793 के एक्ट में 20 वर्ष, मतलब 1813 तक के लिए इसके अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ाने के लिए 1813 में वापस एक एक्ट लाया गया। फिर 20 साल बाद 1833 में, फिर उसके बाद 1853 में। तो इन्होंने लगातार 4 एक्ट्स लाए जिसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ावा दिया गया, मतलब उसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ती ही चली गई, ठीक है। ये आपका चार्टर एक्ट 1813 है, जिसके कुछ प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। इसमें मेनली आपका चार्टर एक्ट में मेनली आपको याद रखना है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। इसमें देखिए, कंपनी के ट्रेडिंग राइट को पूरी तरह से नहीं समाप्त किया गया है, इसमें सिर्फ कंपनी के एकाधिकार मतलब मोनोपोली को ही ख़त्म किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मतलब 1833 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट में भी बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, हालांकि ये एक्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान देके पढ़िए।
देखिए तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रोविज़न्स हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रोविज़न है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब देखिए, जैसा कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में डिस्कस किया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हमने वहाँ पे देखा कि जो पहले गवर्नर जनरल थे वो हमने वहाँ पे देखा कि जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, वो भी सिर्फ बंगाल का। लेकिन इस एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में जो उसके अधीन थे वो सिर्फ मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मतलब देखिए, जो 1773 में जो एक्ट आया था उसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन प्रांत थे वो सिर्फ मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर थे। मगर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो पूरे इंडिया के जितने भी गवर्नर्स हैं वो सब उसके अधीन हो गए। ठीक है, तो आपको नेम ज़रूर याद रखने हैं कि देखिए, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, समझ में आया? मतलब देखिए, जो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब उसे एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। फिर उसके बाद दास प्रथा की समाप्ति हो गई। फिर कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उसे पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। मतलब देखिए, आप समझिए कि 1813 में जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली थी, उसे ख़त्म किया गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि 1813 के एक्ट में, समझिए, जैसे 1813 के एक्ट के द्वारा ये प्रोविज़न किया गया कि कोई भी परमिशन के साथ इंडिया में ट्रेड कर सकता है, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी ही। लेकिन 1833 के एक्ट में ये प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए। मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब कंपनी कोई भी ट्रेड नहीं करेगी। अब देखिए, आप इससे समझ सकते हैं कैसे एक एक कदम द्वारा कंपनी ने व्यापार की ओर से प्रशासन की ओर कदम रखा। ठीक है, तो देखिए, इसमें इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जब व्यापारिक अधिकार पूरा समाप्त कर दिया गया, एकदम कम्प्लीटली उसको एंड कर दिया गया, तो फिर कंपनी के पास सिर्फ एक ही है, वो है प्रशासन करना। ठीक है, तो कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। उसके बाद मुंबई एवं मद्रास के जो गवर्नर हैं उनके विधायी शक्ति, मतलब उनकी लॉ बनाने की जो पावर है, उसको ख़त्म कर दिया गया। और इस एक्ट में पहली बार भेदभाव की समाप्ति, मतलब इंडियंस के साथ काफ़ी भेदभाव किए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो इस एक्ट के द्वारा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए एक प्रोविज़न किया गया। हालांकि ये प्रोविज़न आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसमें काफ़ी विरोध किया था ब्रिटिशर्स ने, तो फिर ये आपका डिक्लाइन हो गया था। और इसके बाद आपको लास्ट फैक्ट याद रखना है कि 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग क्या होता है ये हम कल अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अपना लास्ट देखते हैं, 1858 का चार्टर एक्ट। 1850 इसमें कोड 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा कुछ खास प्रोविज़न नहीं लाए गए। इसमें 2-4 प्रोविज़न है जो कि आप देख सकते हैं एक बार। आइए हम उन पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो पहला है, भारत विधान परिषद का गठन किया गया। ये जो काउंसिल बनाई गई ये मिनी पार्लियामेंट, मतलब छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। इस पे हमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि हम प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, ना ही क्वेश्चंस इतने डीप में आते हैं। ठीक है, इसके द्वारा देखिए, जैसे जो कंपनी थी उसमें जो हायर पोस्ट होती थी उस पर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रह सकते थे, मतलब इंडियंस को उतना चांस नहीं दिया जाता था कि तुम हायर पोस्ट पर जा सको। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रोविज़न है कि कंपनी के उच्च पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा। मतलब देखिए, जो पहले बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट के कुछ खास प्रोविज़न नहीं है, आप इसे स्किप नहीं करिए, मगर इतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस एक्ट में जो प्रोविज़न है, ओके, सो देखिए, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। ये इतना कोई याद रखने वाला पॉइंट नहीं है।
इस एक्ट के द्वारा भारत विधान परिषद मतलब काउंसिल का गठन किया गया, जो कि एक मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करती है। देखिए, अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप आज के और कल के लेक्चर को 2 बार देख लें। ये ऐसे टॉपिक हैं जो एक बार में समझ नहीं आते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आप बिल्कुल 2 बार ही देखिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे बच्चों को भी एक बार दिमाग से उड़ जाते हैं। तो आप इनको 2 बार देख लेंगे तो आपके हो सकता है डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे आपके हर डाउट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखिए इस एक्ट के आगे प्रोविज़न है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद है, उसकी काउंसिल है, उसमें भी कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। मतलब 2 पार्ट बने, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। विधायी कार्य का कार्य होता था लॉ बनाना, मतलब विधायी कार्य में लॉ बनाना आता था, रूल्स बनाना, ये सब आता था। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में जैसे कोई भी लॉ बना, उसे प्रशासन कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे अडॉप्ट करेगा, ये सब आप प्रशासनिक कार्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनके प्रोविज़न एक बार ऐसे माइंड में रख सकते हैं। बाकी इनमें अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी क्लियर होगी जब आप मेंस के व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है आपका कि कंपनी के उच्च पदों पर प्रतियोगी परीक्षा, मतलब प्रतियोगी परीक्षा कि जो कंपनी के उच्च पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर मैकाले समिति 1854 का गठन। मतलब देखिए, आपके चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा कंपनी के उच्च पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती। मतलब देखिए, इस एक्ट के पहले जो कंपनी के हायर पोस्ट थे वो नॉमिनेट कर दिए जाते थे, जिन पे कभी भी भारतीयों को चांस नहीं मिलता था, उन पे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रह पाते थे। मगर अब ऐसा नहीं, अब इसमें प्रोविज़न कर दिया गया कि उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे हायर पोस्ट के लिए। जो क्रैक करेगा, जो क्वालिफाई करेगा, वही उन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए हमने 1 बाय 1 पूरा एक्ट जो है अपना कंपनी रूल का कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप इनके प्रोविज़न्स एक जगह शॉर्ट नोट्स टाइप से लिख लीजिए। बाकी इनमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। आप बस चीज़ों को रिलेट करना सीखिए कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे उसने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, क्या एक्ट आए, किस एक्ट के बाद क्या प्रोविज़न लाया गया, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे क्या एक्ट आए, क्या एक्ट में प्रोविज़न्स रहा, किस एक्ट के द्वारा सुधार हुआ, किस एक्ट के द्वारा हमारी स्थिति और ख़राब हुई। ये सब पर आप थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें। बाकी आपको समझ आएगा अगर आप लेक्चर 2 बार देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हमने पूरा कंपनी रूल अपना ख़त्म कर लिया है। हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट 1813, 1833 एंड 1853 का पढ़ा। तो अपना कंपनी रूल आज ख़त्म होता है। कल हम क्राउन रूल पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सब कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि क्राउन जिस पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 भी क्राउन रूल के अंतर्गत ही है। तो हम इस पर भी अपना बेस्ट देंगे। आपको हर प्रोविज़न इन 2 एक्ट्स का याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी को सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।